हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो सी टेट के एग्जाम में और एचपीआरसी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है। स्पेशली अगर आप पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम आ रहा है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बाकी अगर आज आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी ये पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम इन तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास को शुरू करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाकी क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्लास को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में हम पंचायती राज व्यवस्था की जो थ्योरी आज हम पढ़ेंगे, यानी कि पंचायती राज सिस्टम आखिर है क्या, ये हम समझेंगे आज की क्लास में। तो नंबर 1 से हम शुरू करते हैं कि स्थानीय स्वशासन या फिर उसकी पृष्ठभूमि, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। तो अर्थ ये रहेगा कि स्थानीय स्तर पर जो लोगों की भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और स्थानीय समस्याओं का समाधान खुद स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाना। अब ये मान लो कि गांव के अगर लोग हैं तो वो जो है वो मतलब कि केंद्र तक पहुंचने में तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा या राज्य तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उनको क्या किया गया है कि उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें वो अपनी खुद की समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो अपने अपने में से ही अपने गाँव में से ही या अपने पंचायत में से ही एक ऐसे व्यक्ति को सरपंच बनाएँगे, पंच बनाएँगे, वार्ड पंच बनाएँगे, ठीक है? उन्हीं लोगों के माध्यम से ही वो जो अपनी समस्याएँ हैं, जैसे मान लो कि किसी के घर में झगड़ा होता है, मान लो किसी के घर में चोरी होती है, मतलब छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जो है वो राज्य या केंद्र के पास ना जाना पड़े, उसके लिए वो स्वयं ही अपनी समस्याओं का हल जो है वो कर ले। और जमीनी स्तर को मजबूत करना है, लोकतंत्र के जमीनी स्तर को, यानी कि लोकतंत्र की जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, घटनाएँ हैं, उनको लोग स्थानीय लोगों के द्वारा माध्यम से ही जो है उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाता है स्थानीय स्वशासन, ठीक है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी का दृष्टिकोण। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था? महात्मा गांधी जी जो ये मानते थे कि ग्राम स्वराज के समर्थक थे, ठीक है। वो मानते थे कि गाँव का जो स्वराज है वो गाँव के लोगों के द्वारा ही होना चाहिए, ठीक है। गाँव के लोगों की जो सत्ता है उनके हाथ में ही होनी चाहिए। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर जोर देते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि सत्ता जो है वो किसी एक के हाथ में ना रहकर सत्ता जो है वो हर किसी के हाथ में हो, ठीक है। मान लो कि स्थानीय लोग जो हैं वो अपनी समस्याओं का स्वयं हल करे, राज्य जो है वो अपनी समस्याओं का स्वयं हल करे, केंद्र के पास जो है वो बाकी और समस्याएं होंगी, ठीक है। तो ये वो चाहते थे कि जो सत्ता है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, ना कि किसी एक पर ही जो है वो बोझ जो है वो बन सके, ठीक है। तो वो लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे, वो ग्राम स्वराज के समर्थक थे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान जो मिला है पंचायती राज व्यवस्था को, वो मिला है अनुच्छेद जो आर्टिकल 40 है, ठीक है, जो डीपीएसपी के अंडर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है वो पंचायतों के गठन का निर्देश जो था वो दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 40 आपने याद रखना है, आपसे एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो आर्टिकल 40 है वो किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 40 जो है वो आपने याद रखना है, ये पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम से ये आर्टिकल नंबर 40 जो है संबंधित है। और आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 40 जो है वो किसके अंडर आता है। तो ये भाग 3 में, संविधान के भाग 4 में, सॉरी 3 में तो मौलिक अधिकार है, लेकिन भाग 4 में जो है वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो वो शामिल है इनके अंडर। अंडर जो है वो अनुच्छेद 40 आता है जिसमें पंचायतों के गठन का निर्देश जो है वो दिया गया था।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण समितियां और सिफारिशें, यानी कि कौन-कौन सी समितियां बनाई गई थी जब पंचायती राज सिस्टम का गठन होना था, ठीक है? और सिफारिशें किस-किस के द्वारा की गई थी। अब ये तो कह दिया कि हम संवैधानिक दर्जा दे देंगे और अनुच्छेद जो 40 था, 40 था, उसमें ये भी कह दिया गया कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। लेकिन पंचायतों के गठन में जो समस्याएँ आने वाली थी या समितियां बनी थी, वो हम आज की क्लास में इसको हम क्लियर करेंगे। तो ये बहुत बार पूछी जाती हैं और ईयर वाइज़ पूछी जाती हैं ये सभी समितियां। तो हम देखते हैं और इनकी सिफ़ारिशें क्या थी इन समितियों की, वो भी हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप यकीन मानो कि आपको पंचायती राज सिस्टम से संबंधित जो भी प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आप उसको ईज़िली बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो इस क्लास को प्लीज़ पक्का ज़रूर एंड तक देखिएगा, बाकी बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये और टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारी समितियां हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो समितियां हैं वो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए समय समय पर बहुत सारी या कई समितियां जो थी वो बनाई गई, जिनमें सबसे नंबर 1 पर आती है बलवंत राय समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ये बनाई गई थी 1957 में। ठीक है, 1957 में। और आज का जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो भी इसी समिति की सिफारिश पर बना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, बलवंत राय समिति जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी समिति के सिफारिशों पर जो हमारी जो पंचायती राज सिस्टम है वो आज के टाइम में है। ठीक है, तो इसने त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की जो सिफारिश की थी। ठीक है, इसने कहा था कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 स्तरीय होना चाहिए, जो कि आज हमारे पास है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर है ग्राम सभा, ठीक है, या ग्राम पंचायत। उसके नंबर 2 पर आता है ब्लॉक, यानी कि जो दूसरे नंबर पर आती है ब्लॉक स्तर पर और तीसरे नंबर पर आती है जिला स्तर पर। ठीक है, तो ये तीनों ही आपने याद रखने हैं, त्रिस्तरीय हमारी पंचायती राज सिस्टम है। उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति, जो 1977 में इसका गठन किया गया था। आपसे ईयर वाइज पूछे जा सकते हैं या कई बार मैंने देखा है एग्जाम में आपको मिलान करने के लिए आ सकता है। हो सकता है कि एक एक तरफ आपसे आपकी समितियाँ रखी गई हों, दूसरी तरफ उनके ईयर रखे गए हों एस्टेब्लिशमेंट के, तो आपने याद रखना है इन सभी समितियों के ईयर्स ज़रूर आपको याद रखने हैं कि कौन से ईयर में कौन-सी समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है? तो अशोक मेहता जो समिति थी, ये 1977 में इसका गठन हुआ था और इसने द्विस्तरीय यानी कि 2 टायर व्यवस्था की बात की थी, जिसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद की ये सिफारिश की थी इन्होंने। ठीक है, मंडल पंचायत की और जिला परिषद की ये सिफारिश करते थे। ये कहते थे कि 2 स्तर पर ही पंचायतों का गठन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है जीवीके राव समिति। ठीक है, जीवीके राव समिति जो है 1955 में इसका गठन हुआ था। तो इन्होंने बिना जड़ के घास कहा था। ठीक है, इन्होंने इसे बिना जड़ के घास कहा था और नियमित चुनावों पर जोर दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो बिना जड़ की घास है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीटेट के ही एग्जाम में पूछा गया है कि किसने, कौन सी समिति ने जो है वो पंचायती राज सिस्टम को बिना जड़ की घास जो है वो कहा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जीबी के राव समिति जो थी 1985 में जिसका गठन हुआ था, इन्होंने ही पंचायती राज सिस्टम को बिना जड़ की घास जो था वो कहा था। नेक्स्ट आती है हमारी एमएल सिंघवी समिति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने 1986 में ये जो थी वो इसकी स्थापना हुई थी। ये जो समिति थी, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा देने पर पुनर्जोर जो था वो सिफारिश की थी। ठीक है, पुरजोर सिफारिश की थी। ये चाहते थे कि पंचायती राज सिस्टम को बहुत मतलब संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम जो है उसको संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। तो एमएल सिंघवी समिति आपने याद रखनी है, 1986 में ये जो थी वो बनी थी। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम को 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, आर्टिकल 40 में इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, और इसको 73वां संवैधानिक संशोधन करके संवैधानिक दर्जा जो था वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक शुरुआत। इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो मैंने आपको बता दिया, संवैधानिक दर्जा पूछा जा सकता है किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो आपने याद रखना है एमएल सिंघवी समिति पर। आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है वो किस समिति की सिफारिश पर है, तो बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है, 1957 ये आपने याद रखना है। बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि बिना जड़ की घास जो था वो
किस समिति ने कहा था? तो जीवीके राव समिति ने कहा था। और ऐतिहासिक शुरुआत में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत जो थी, पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत जो थी वो कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालिक जो तत्कालीन का मतलब होता है उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है? उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एचपी टेट में तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी सी टेट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहली बार जो था वो भारत के किस राज्य से पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान के जो नागौर जिला है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये आपने याद रखना है। बाकी इसके बाद लागू करने का जो दूसरा राज्य था, राजस्थान के बाद जब दूसरा राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, जिस जहां पर 1959 में ही इसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप अगर नोट्स बनाते हो तो प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख लें, बाकी याद भी जरूर कर लें कि 1959 में पहली बार जो है वो भारत के राजस्थान जो राज्य है उसके नागौर जिले में इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, ठीक है? ये ऐतिहासिक मोड़ था पंचायती राज सिस्टम के लिए, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ था पंचायती राज सिस्टम के लिए। ये 73वां संवैधानिक संशोधन था, ठीक है? 1992 में ये हुआ था। तो इस संशोधन को के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है? इसी संशोधन 73वां संवैधानिक संशोधन जो था इसके द्वारा ही जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज सिस्टम को, और 1992 में ये संवैधानिक संशोधन हुआ था, ठीक है? इसे लागू होने की तिथि जो थी वो 24 अप्रैल 1993 थी, इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने जरूर लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है? 24 अप्रैल 1993 को ही जो था वो लागू हुआ था पंचायती राज सिस्टम, ठीक है? संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद। नेक्स्ट आता है संविधान से जुड़ाव। तो संविधान से इसका कैसे कौन से भाग में है, ठीक है? कहाँ पर इसको रखा गया है? तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो भाग 9 जो बना था, 9 पार्ट जो बना था, ठीक है? इसमें जो था इसको जोड़ा गया था, जो संशोधन किया गया था 73वां, इसके बाद इसको भाग 9 में जोड़ा गया था और अनुच्छेद इसको 243 से 243 ओ तक रखा गया था, ठीक है? 243 से 243 ओ तक जो था वो पंचायती राज सिस्टम का वर्णन है। भाग 9 आपने याद रख लेना है, ठीक है? तो नेक्स्ट है कि 11वीं अनुसूची थी, ठीक है? 11वीं अनुसूची थी, 11th शेड्यूल था, ठीक है? पार्ट जो था वो 9 था और अनुसूची जो थी वो 11वीं थी, ठीक है? ये जोड़ी गई और जिसने पंचायतों के कार्य के लिए 29 विषय जो थे वो शामिल किए गए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये तो पूछा जाएगा ही कि कौन से शेड्यूल में जो है पंचायतों का वर्णन है, तो ये 11th शेड्यूल में है। बाकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था तो उस समय पर जो पंचायतों के कार्य डिसाइड किए गए थे वो कितने विषय उसमें शामिल किए गए थे? तो 29 यानी कि 29 विषय जो थे वो उसमें शामिल किए गए थे। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। बाकी अनुच्छेद आपको पूछे जा सकते हैं 243 से 243 ओ तक जो है, और अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायतों के गठन से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? तो ये आपने सारे ही फैक्ट जो हैं वो लिख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पंचायती राज सिस्टम जो एक टॉपिक है उसको क्लियर करना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट को मतलब क्लियर करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं, इनको सभी को प्लीज जरूर नोट करके रख लें। बाकी आती है हमारी त्रिस्तरीय संरचना। अब बात करते हैं कि थ्री टायर स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ लिया कि 3 तरह के स्ट्रक्चर की बात की थी। किसने? कौन सी समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है? 1957 में इसका गठन हुआ था। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात कही थी, ठीक है? अब त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम कैसा था, उसमें पहला स्तर क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था? तो फर्स्ट जो स्तर था, पहला जो स्तर था, ठीक है? तो ये आप मान लो कि ये, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट और ये नंबर 2 और नंबर 3। तो यहां से हम नीचे से, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है? तो ये हमारा
फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये सबसे ऊपर जो आया ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पंचायती राज सिस्टम का गठन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये वाला, ये जो है ये ग्राम पंचायत है, ठीक है। सबसे निचला स्तर है ये एक तरह से, और ये हमारा सबसे पहला पार्ट है, ये इसका नाम है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम स्तर पर ये होती है। इसके वार्ड सदस्यों और मुखिया जो प्रधान होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के जो वार्ड सदस्य रहते हैं या मुखिया जो प्रधान जिसको सरपंच कहते हैं, उसका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और सबसे पहला नंबर जो आता है वो ग्राम पंचायत का आता है। ये आपने याद रखना है, सबसे निचला स्तर है ये। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अब नंबर 2 जो है वो पंचायत समिति है, मध्यवर्ती मध्यवर्ती परिषद इसको कहा जाता है। ब्लॉक लेवल पर ये होती है, ये ग्राम स्तर पर होती है, ये ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति, ठीक है। इसके विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल जो है पंचायत समिति जो है इसको अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। नंबर 2 पर जो आता है पंचायत समिति, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपर लेवल की, हायर लेवल की जो है जिला परिषद। जिला परिषद जिला स्तर पर होता है और इसके जिले का सर्वोच्च संस्था ये रहती है, ठीक है। ये जिले की सर्वोच्च संस्था रहती है। यहाँ पर एक नोट लिखा गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या जो है वो 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है। यानी कि जहाँ जिन राज्यों की जो जनसंख्या है, जिन जिल राज्यों की जनसंख्या जो 20 लाख से कम है, वहाँ पर जो मध्यवर्ती यानी कि ब्लॉक लेवल की जो पंचायत रहती है, पंचायत समिति रहती है, वहाँ पर ये होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ़ अपर और लोअर दोनों ही होते हैं, ठीक है? अपर और लोअर दोनों ही रहते हैं, ठीक है? यानी कि जिला स्तर और ग्राम पंचायत दोनों ही रहते हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो 20 लाख से कम है। बाकी 20 लाख से अधिक जनसंख्या वालों के लिए 3 स्तरों की रहती है। सबसे पहला स्तर, सबसे दूसरा और सबसे तीसरा, ठीक है? तो ये नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो आई होप कि ये त्रिस्तरीय संरचना भी आपको समझ में आ गई होगी। 3 टायर ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण प्रावधानों की और इसकी विशेषताओं की, ठीक है? तो पंचायती राज सिस्टम के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, वो है सबसे पहला नंबर पर आता है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है? ये पंचायती राज की बुनियादी इकाई है, ठीक है? फर्स्ट मतलब कि बेसिक यूनिट है ये पंचायती राज की ग्राम सभा, ठीक है? तो गाँव के सभी वयस्क मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो इसके सदस्य रहते हैं, ठीक है? सभी मतलब कि जो भी मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष है जिनका जो मत मत जो है वो बन गया है, ठीक है? और जिनका नाम मतदाता सूची में है, उनके सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, ठीक है? तो ये बेसिक यूनिट है इसकी, ग्राम सभा, ठीक है? नेक्स्ट आता है कार्यकाल। कार्यकाल की हम बात करते हैं तो पंचायतों का कार्यकाल जो रहता है वो 5 वर्ष का रहता है। यानी कि इसके जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है? यदि पंचायत का समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर जो है वो चुनाव जो है वो करवाना अनिवार्य होता है, ठीक है? 6 महीने के भीतर ही चुनाव जो है वो करवाना दूसरी बार पड़ता है। उसके बाद आती है न्यूनतम आयु। अब न्यूनतम आयु किसकी कितनी रहती है पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए? तो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो रहती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रहे कि मतदाता की आयु 18 वर्ष हो, ठीक है? जो मतदान की आयु जो है वो 18 वर्ष है और जो 21 वर्ष है वो चुनाव लड़ने की आयु है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि मतदान जो है वो 18 वर्ष से अधिक के जो भी वयस्क हैं वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चुनाव लड़ना है, उसमें भाग लेना है तो 21 वर्ष आपकी आयु जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए। बाकी आता है आरक्षण की अगर हम बात करते हैं, तो आरक्षण में यहाँ पर महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आरक्षण किया गया है, वो 1/3 किया गया है। 33% सीटें जो है वो आरक्षित हैं पंचायतों में, ठीक है? अब इसको बढ़ाकर जो है वो लगभग 50% ही कर दिया गया है, ठीक है? तो विशेष संदर्भ है एचपी टेट के लिए ये क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो दिया गया है, ठीक है? तो अनुसूचित जाति जो एससी है और अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं, उनके लिए जनसंख्या के अनुपात का आरक्षण जो है उसका प्रावधान किया गया है, ठीक है? तो ये आरक्षण दिए गए हैं पंचायतों में। बाकी आता है वित्तीय संसाधन।
वित्तीय संसाधन पंचायतों के लिए किस प्रकार के रहते हैं? पंचायतों का जो वित्तीय संसाधन है वो क्या-क्या है? तो पंचायतों को कर यानी कि टैक्स और शुल्क लगाने और वसूलने का अधिकार जो है वो होता है। जैसे कि गाँव में आपने देखा हाउस टैक्स होते हैं, वो कई तरह के टैक्स जो हैं वो लोगों से वसूले जाते हैं, शुल्क लगते हैं बहुत सारे, तो उनके वसूलने का जो अधिकार होता है वो पंचायतों के पास ही रहता है। इसके अलावा राज्य सरकार से भी अनुदान पंचायतों को मिलता है, ठीक है? किसी बड़े काम के लिए अगर मतलब कि किसी बहुत बड़े गाँव के विकास का कोई काम होना है, तो वहाँ से राज्य सरकार की तरफ से अनुदान जो है वो पंचायतों को मिलता है। बाकी आता है राज्य वित्त आयोग, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो उसकी बात करते हैं कि अनुच्छेद 43(1) जो है, उसके तहत जो है राज्यपाल द्वारा हर वर्ष, हर 5 साल में इसका गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए समीक्षा के लिए किया जाता है। राज्य वित्त आयोग जो है वो गठन करता है राज्यपाल जो है वो 5 वर्षों में एक गठन किया जाता है वित्तीय स्थिति उसकी समीक्षा करने के लिए कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। नेक्स्ट आता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें अनुच्छेद 243 के तहत जो है वो पंचायतों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए इसका गठन जो है वो किया जाता है, ठीक है? 243 के तहत, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं, मैंने यहाँ पर 2 आपके लिए सैंपल क्वेश्चन रखे हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो ये आप ज़रूर पढ़ लें इन क्वेश्चन्स को और इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की ग्राम पंचायतों का गठन के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी हमने पढ़ा ये थ्योरी के अंडर हमने कवर कर लिया ये वाला। तो ये ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात अनुच्छेद करता है वो अनुच्छेद 40 करता है, ठीक है? आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है जिसको भाग 4 में डीपीएसपी के अंडर जो है वो रखा गया है आर्टिकल 40, ठीक है? तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करने का जो निर्देश है वो देता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि भारत में त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता समिति जो थी उसने ये सिफारिश की थी। इसकी जो बनी थी ये पंचायत ये बनी थी। ये जो ये जो समिति बनी थी ये 1957 में बलवंत राय मेहता समिति जो थे इसके गठन हुआ था। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले की थी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में अगर आप एचपीपी, आरसीए के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर ठीक है और अगर आप किसी भी और सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पंचायती राज सिस्टम। आई होप कि हमने पंचायती राज सिस्टम को पूरी तरह से आज की क्लास में कवर करने की कोशिश की है। बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपका कोई सजेशन रहता है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी तो तब तक के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।